गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो है 12th क्लास का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जितनी भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन में जो आपने पढ़ा था dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन मीन्स dy बाई डी एक्स यानी tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर, और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो उसका यूज देखो, आपने 11th में भी डिफरेंशिएशन तो आपने सीखा है और डिफरेंशियबिलिटी हमने 11th में जो चैप्टर है उसको किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स का यूज हम कैसे करते हैं, कहां कहां पर हम करते हैं, और यहां से जो चैप्टर है वो कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। जैसे यहां पर रेट ऑफ चेंज है ना, अप्रोक्सीमेशन है, एरर्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, फिर इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ये सब चैप्टर जो है, जो एक्सरसाइज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। आज जो है थ्योरी जो भी पूरी होगी, कॉन्सेप्ट जो है इसके पूरा क्लियर कर देंगे। यानी देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो जैसे एनसीईआरटी की बुक में जो बुक्स सवाल हैं उसमें सिंपल क्वेश्चन है, तो उसके लिए इतना डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं जितना डिटेल इसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ये पूरा डिटेल पढ़ते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आपके लिए जेई एडवांस और आईआईटी मेन सब के लिए ये यूजफुल है। मैंने मतलब जो थ्योरी पोर्शन है ये जेई और सभी कंपटीशनल जितनी क्लासेस है सबके लिए हमने पूरी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, तो उसको डिस्क्राइब किया है, तो उसको आप पूरा करें। लेकिन सवाल जो है मैं एनसीईआरटी बुक का करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ाया करें और उसका वीडियो बनाएं। तो आप लोग जो है, जो भी आप लोग देख रहे हो, तो इसको जो है ए टू जेड अगर आप यहां से समझते हैं तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं होगी। जब तक हम पूरी कोई भी चीज पढ़ते हैं, जब उसका पूरा यूज समझते हैं, वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट एंड हाउ इट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स, तो ये एक टूल की तरह है। डेरिवेटिव्स जो है ये टूल की तरह होता है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और वो कैसे, मतलब वो सब चीज हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जो भी कमेंट आपको लगे कि ये चीज जो है इसमें जरूरत है या ये चीज ऐसी होती तो और अच्छा होता है, लाइक दैट, तो आप हमें कमेंट में लिख करके दे सकते हैं और मैं देख करके जैसा आप चाहेंगे वैसे करूंगा। और थैंक यू। और हम लोग अब चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। देखिए छोटे छोटे जो ये वर्ड जो होते हैं इनको भी इनका भी यूज करना आना चाहिए हमें। मोनोटोनिक, पहले तो ये इस वर्ड का मतलब हम समझेंगे कि मोनोटोनिक, मोनो मीन्स होता है सिंगल, टॉनिक मीन्स होता है बिहेवियर, सिंगल बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है कि
सिंगल बिहेवियर का मतलब होता है एक व्यवहार वाला, एक व्यवहार वाला। मोनोटॉनिक, देखो हमने इसको अलग लिखा है समझाने के लिए, मोनो अलग है, टॉनिक अलग है। तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, टॉनिक मीन्स होता है बिहेवियर। यानी कोई भी कर्व जो हम कभी हमें दिया रहता है तो उसमें मोनोटॉनिक वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कर्व या तो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब होता है, देखिए यहां पर हेडिंग है मोनोटॉनिक सिंगल बिहेवियर। देखिए कोई भी कर्व अगर दिया है, मान लीजिए यहां पर ये ऐसे एक्सिस दिया है और यहां कोई कर्व ऐसे दिया है, तो ये जो कर्व है आप आराम से समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, 2 डायमेंशनल है। देखिए जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे तो कर्व जो है ऊपर उठता जा रहा है। देखिए ऊपर होता जा रहा है ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये उठता ही जा रहा है, इंक्रीज ही होता जा रहा है। इंक्रीज कैसे? देखिए ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये सिंगल बिहेवियर है, इसको हम सिंगल बिहेवियर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कर्व, ये एक ही इसका व्यवहार है कि ये ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसका एक सिंगल बिहेवियर है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x ऐसे बढ़ेगा x एक्सिस की तरफ, तो वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि इफ x increases then y also increases, ये है मतलब। तो ये सिंगल बिहेवियर है, ये सिंगल बिहेवियर है, मोनोटॉनिक सिंगल बिहेवियर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग, इसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। केवल ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है केवल ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी, देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू, मान लीजिए यहां पर एक्स की वैल्यू है जो भी हमने मान लिया अभी, तो अभी समझाते हैं फिर। देखिए ये इंक्रीज होता जा रहा है। और एक कर्व और हम ले लेते हैं। अब ये कर्व जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ये कर्व डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है वैसे वैसे y की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो कम होती जा रही है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ए भी मोनोटॉनिक फंक्शन है, यानी सिंगल बिहेवियर है कि ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, इसमें कोई चेंज दूसरा वाला नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी मोनोटॉनिक है।
और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक का मतलब तो एक बिहेवियर, सिंगल बिहेवियर। सिंगल बिहेवियर का मतलब या तो कर्व, ग्राफ जो है, कोई भी कर्व है या ग्राफ हम कह सकते हैं, वो ग्राफ अगर कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कहीं कोई दूसरा चेंज नहीं कि कहीं घट रहा फिर बढ़ रहा, ऐसा नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि मोनोटॉनिक फंक्शन है और इसका एक सिंगल बिहेवियर है कि ये बढ़ता जा रहा है। ये डिक्रीजिंग है, ये भी मोनोटॉनिक है, तो ये दोनों फंक्शन मोनोटॉनिक फंक्शन कहलाएंगे। अभी तो हम केवल मोनोटॉनिक के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ये देखो, ये तो हमने समझ लिया है, थ्योरी हमने समझ लिया, हाँ ये तो सही है, देख करके हमने ग्राफ देख कर समझ लिया। अगर ग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ हम चलते जाएं तो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ उगता जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या लेफ्ट से राइट की तरफ चलते समय ग्राफ जो है, कर्व जो है, नीचे की तरफ आता जा रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये चीज हमने केवल ग्राफ देख करके समझा है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसको मैथमेटिकल थ्योरी भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए कि मतलब मैथमेटिकली हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस थ्रू मैथमेटिक्स। तो इसके लिए भी हमें इसको कैसे समझाएंगे ये देखिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको हम जरा देखें क्या मतलब हुआ इसका। देखिए स्ट्रिक्टली के मतलब मोनोटॉनिक तो ये दोनों है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक हम इसको बोलेंगे, यानी एक बिहेवियर वाला, केवल घटता जा रहा है, इसलिए बोलते हैं मोनोटॉनिक, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये चीज आपको अभी हमने समझा, ये भी मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक। अब हमें पता कैसे पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, मैथमेटिकली हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब हमने ये देखो, ये ग्राफ हमने सबसे पहले ये वाला ग्राफ लिया फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकंड कह दिया, मतलब हमें पहले इंक्रीजिंग का देखना है। तो फर्स्ट के लिए हम यहां पर लिखते हैं, देखिए फर्स्ट का जो रूल है ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे, देखिए यहां पर x1 है, तो इसकी जो हाइट है, देखिए ये x1 है, ये x1 है, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक की दूरी x1 है, तो इसकी हाइट क्या हो गई fx1, ये इसकी हाइट है। तो यानी ये जो fx1 है, ये वैल्यू हम y एक्सिस पर दिखा सकते हैं, यानी ये fx1, ये है fx2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये fx2 है इसकी हाइट, तो इसको हम x एक्सिस पर fx2 लिख सकते हैं यहां पर। तो असल में ये जो यहां से यहां तक की दूरी x1 है और यहां से यहां तक की दूरी x2 है। तो अभी हमें एक चीज समझना है कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है या छोटा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 इज लेस देन x2, या x2 इज ग्रेटर देन x1, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये कोई मतलब आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं x1 इज लेस देन x2, ये, और तो इससे और देखिए
तो y1 जो है, यानी ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी x1 जो है x2 से छोटा है। ये जो दूरी है ये, और ये जो दूरी है ये जो दूरी x1 है ये x2 से छोटी है। ठीक है, चलो हम इसको अलग स्टाइल में लिख देते हैं, सीधा पड़ेगा। मतलब देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी जो अगला वाला जो और मतलब एब्सिसा है वो पहले वाले एब्सिसा से ज्यादा है। तो इस और देखिए, तो ये देखिए जो ऑर्डिनेट है ये यहां से यहां तक देखिए fx2 ये fx1 से बड़ा है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी, तो ये fx2 fx1 से बड़ा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx2 इज ग्रेटर देन fx1। अब आप देखिए ये जब x एक्सिस पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखता है, सिंगल वेरिएबल मोनोटोनिक फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हम बोल रहे हैं इसको, तो ये हमेशा x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो fx2 इज ग्रेटर देन fx1 भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 से क्या इंप्लाइज हो रहा है कि इसका ऑर्डिनेट भी दूसरा वाला ऑर्डिनेट पहले वाले ऑर्डिनेट से बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलते थे, इंक्रीजिंग। देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कैसा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, यहां पर आपको लिखना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आप समझ गए होंगे। x1 की डिस्टेंस ये है, x2 की डिस्टेंस ये, देखो x2 की डिस्टेंस जो है x1 से ज्यादा है कर्व के ऊपर। तो हम देखते हैं जैसे ही x2 x1 से ज्यादा है तो y2 यानी fx2 ये वाली जो ऊंचाई है ये fx1 से ज्यादा है। तो ऐसा जब भी कभी हम x एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो हमेशा x2 x1 से बड़ा आएगा, x3 x2 से बड़ा आएगा, x4 x3 से बड़ा आएगा। तो fx1 fx2 fx1 से बड़ा होगा, fx3 fx2 से बड़ा होगा। अगर इस तरह से हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट देखिए ये वाला है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए ये x1 है, इसकी हाइट fx1, ये x2 है, इसकी हाइट fx2। अब आप देखिए इसको देखते, देखिए अब आप यहां पर इसको हमने बढ़ा दिया, ये जो दूरी है ये fx1 है और ये जो fx2 है ये नीचे आ गया। देखिए ये fx2 है। ध्यान दीजिए इस वाले कर्व में fx2 बड़ा है fx1 से, इसमें fx2 छोटा हो गया है fx1 से। इफ सेकंड पार्ट है ये, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज fx2 इज लेस देन fx1। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब कर्व इज गोइंग अप above the word so high continuously, यानी जब हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता जाता है, उसमें कोई दूसरा बिहेवियर नहीं आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं सिंगल बिहेवियर वाला फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग।
लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम चलते हैं तो कर्व या ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स एक्सिस पर चलें तो नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कर्व स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये दोनों सिंगल बिहेवियर है, तो सिंगल बिहेवियर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये मोनोटॉनिक है, फंक्शन मोनोटॉनिक है, यानी दोनों फंक्शन, एक फंक्शन बढ़ता है दूसरा घटता है, तो यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कभी भी अगर केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग है तो ये मोनोटोनिसिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखिए, अगर कोई भी कर्व अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करे तो वो मोनोटोनिसिटी, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। मतलब उसका सिंगल बिहेवियर अगर चेंज हो जाता है तो उसकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाएगा और उसके ग्राफ में भी देखने में भी अलग दिखेगा वो। अब आप देखिए उसका दूसरा पार्ट, अब देखिए दूसरा पार्ट केवल इंक्रीजिंग लिखा है, ध्यान दीजिए, केवल इंक्रीजिंग लिखा हुआ। देखिए ये कर्व जो है ये x1 है, देखिए ये कर्व जो है x1 से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये x1 से x2 तक जो कर्व है, यानी यहां से यहां तक जो कर्व है वो ऊपर उठता जा रहा है। देखिए ऊपर उठता जा रहा है ये, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप समझें, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, ये जो है इतना पार्ट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, तो ये कांस्टेंट है। अपने को ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो इधर कांस्टेंट हो गया, यानी x2 से x3 तक फंक्शन में कोई भी चेंज ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर c से d तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो यानी देखिए a से b तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और c से d तक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको समझें, स्ट्रिक्टली फंक्शन। लेकिन यहां पर देखिए BC फंक्शन जो है, यहां पर x2 x3, देखिए fx2 और fx3 ये दोनों बराबर हो गए। देखिए इसकी हाइट बराबर है, तो यहां fx2 बराबर fx3 हो गया, तो ये इक्वल भी आएगा इधर। तो अगर हम कोई कहता है कि देखिए ये फंक्शन x1 से x4 तक क्या है, अगर केवल ये x1 से x2 तक का है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, x3 से x4 तक का है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, लेकिन b से c तक कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कहे a से d तक, यानी x1 से x4 तक, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई, यानी fx2 बराबर fx3 हो गया, क्योंकि ये कहां बढ़ रहा है, fx2 बराबर fx3 का मतलब ये हाइट बढ़ गई, तो हाइट तो बराबर आ रही है इसलिए यहां बढ़ नहीं रहा। तो यहां पर जो है ये फंक्शन fx2 बराबर fx3 हो गया, तो यहां पर फंक्शन बढ़ नहीं रहा, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसलिए हम इसको कहेंगे केवल इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब केवल इंक्रीजिंग कहेंगे, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटॉनिक, यानी सिंगल बिहेवियर इसका नहीं है। नॉन मोनोटॉनिक मीन्स हैविंग नो सिंगल बिहेवियर। कैसे आप देख रहे हो इसमें
कि यहां पर इंक्रीजिंग, यहां पर इंक्रीजिंग, यहां पर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये सिंगल नहीं रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये इंक्रीजिंग है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, इससे क्या हो कि fx2 इज ग्रेटर और इक्वल देन fx1। देखिए ये बराबर भी है, fx2, देखिए यहां पर ये ध्यान देना है इसको, यहां पर fx2 इज इक्वल टू fx1, ये चीज भी यहां पर है, देखिए यहां पर इक्वल लगा है, केवल ग्रेटर नहीं है, इसके साथ इक्वल भी लगा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज ऑर्डिनेट fx2 इज ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर भी है और इक्वल भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी नॉन मोनोटॉनिक, सिंगल बिहेवियर इसके नहीं आया, इसमें ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये चीज हमने थोड़ा सा दिमाग रख के करना इसको। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए भी हम ध्यान देते हैं कि यहां पर देखिए x1, देखिए यहां से यहां तक x, ये a से, इसको देखिए दूसरा, a से b तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, b से c तक, यहां c है, ये सीधा है, ये c, b से c तक कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज, तो ये कांस्टेंट है बी से सी तक। सी से डी तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए यहां पर अगर हम कोई कहे x1 से लेके ए से लेके डी तक, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां पर भी डिक्रीजिंग, यहां पर इक्वल हो गया, यानी यहां पर क्या होगा, fx1, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया, ये fx3 हो गया, ये fx4 हो गया। अब आप देखिए fx3, fx2 और fx3 बराबर है, यहां पर fx2 इज इक्वल टू fx3, तो ये डिक्रीजिंग तो है, ये देखिए डिक्रीजिंग। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज fx2 इज ग्रेटर देन fx1। अगर हम ये चीज लिखते हैं तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, सॉरी ये डिक्रीजिंग के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ये तो सही है, यहां पर हम लेस लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर फिर से लिखते हैं, देखिए इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज fx2 इज लेस और इक्वल देन fx1, then function is said to be decreasing, केवल डिक्रीजिंग बोलेंगे, यानी ये भी नॉन मोनोटॉनिक है, नॉन मोनोटॉनिक, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये क्लियर समझ लिया कि
मैंने आपको जो समझाया है, अब अभी तक आपने जो सीखा है वो आपने ये सीखा कि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो कर्व ऊपर की तरफ केवल उठता हुआ चले, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर ऊपर से नीचे, यानी y जो है वैल्यू उसकी यानी ऑर्डिनेट घट रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर अगर कोई फंक्शन जो है ऊपर की तरफ चलता है, फिर थोड़ी दूर पर वो कांस्टेंट रहता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन केवल बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, यानी हैविंग नो सिंगल बिहेवियर। और उसमें हम ये ध्यान रखेंगे इक्वल भी लगाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरी कंडीशन हो सकती है। अब एक कंडीशन और भी हम देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। यहां पर कह रहा है कि अगर फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। अगर कोई भी फंक्शन जो किसी दिए हुए डोमेन में, अगर उतने दिए हुए डोमेन में उसी में वो इंक्रीज भी हो रहा है और उसी में वो डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंक्रीज, और मतलब समझिए किसी भी इंटरवल में अगर गिवन इंटरवल दिया है, गिवन डोमेन का इंटरवल दिया है, उसी इंटरवल में कोई भी कर्व इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है उसी इंटरवल में, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ये इंक्रीजिंग है, या देखिए ये अपने को थोड़ा समझना चाहिए। देखिए ये यानी ए से बी तक ये इंक्रीजिंग, ये देखिए ये इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा ग्राफ है। इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, बी पर नहीं लेंगे, बी पर तो पैरेलल हो जाएगा। यहां पर इस पॉइंट पे ग्राफ ध्यान दीजिए, बी पॉइंट अभी बात करेंगे इसके विषय में। बी के तुरंत बाद सी तक हम देखते हैं, तो बी से सी तक जब हम आते हैं तो ये डिक्रीज होना शुरू हो गया ऐसे, तो यानी ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ये जो फंक्शन है ये अगर हम ये कह दें कि इतनी दूर में, देखिए यानी अगर हम ये समझे m से n तक, m से n तक इतने डोमेन में, देखिए ये डोमेन है, ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है ये डोमेन कहलाती है, तो यहां जितनी वैल्यू है सब के लिए कर्व इंक्रीजिंग है और भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है। और जैसे ही हम बी पर पहुंचते हैं उसके तुरंत बाद सी पर जब जाते हैं तो x2 से x3 तक जो डोमेन है इस सब इसकी वैल्यू सबके लिए ये डिक्रीजिंग है, यानी n से mn और h मान लिया हमने, तो m और n के बीच में जो डोमेन है इनके लिए वो इंक्रीजिंग है, और n और h के बीच में जो डोमेन है इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर केवल यही पूछा जाता कि m और n के बीच में जितने डोमेन है उसके लिए बताओ फंक्शन कैसा है, तो हम कह सकते थे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन m और n के बीच में, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि b से c तक यानी x2 या x3 के बीच में जितने डोमेन है उसके लिए, तो हम ये भी कह सकते थे ये डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि m और nh यानी इसके बीच में बताओ, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए।
अब इसके बीच में देखिए यहां से यहां तक जो डोमेन है, ये जो डोमेन है पूरा डोमेन हमने ले लिया। देखिए यहां तक का जो डोमेन है, डोमेन नंबर 1, डोमेन 1, यहां से जो हमने डोमेन लिया, ये डोमेन यहां से यहां तक, ये डोमेन नंबर 2 मान लिया हमने, समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया हमने। तो डोमेन नंबर 1 में इंक्रीजिंग, डोमेन नंबर 1 में डिक्रीजिंग, 2 में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम कहें कि ये पूरा डोमेन, डोमेन M से लेके N तक, तो इस पूरे डोमेन में क्या हो रहा, इंक्रीजिंग भी हो रहा और एंड डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। थोड़ा और भी समझा देते हैं। देखिए जैसे कोई कर्व हमने दिया है, ये हमने कोई लाइन खींच ली, देखिए यहां पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप देखिए यहां पर, देखिए ये जो कर्व है ये साइन का है कर्व, इसको ध्यान से समझिए। ये चीज देखो मैथ में क्या है, अगर हमें समझ में आ गया तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ मेहनत नहीं है, कुछ भी ना करो, केवल एक बार समझ लो, पूरे सवाल समझ लो, थ्योरी समझ लो, इसके बाद साल भर कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें पेपर के टाइम आप चाहें तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं, पूरा आप अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए आप यहां पर क्या होता है 0, यहां पर क्या होता है π/2, यहां पर π/2 होता है, यहां पर पाई होता है, यहां पर 3π/2 होता है, यहां पर है ना, यहां पर 2π होता है, इसी तरह से और भी। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि ये जो कर्व है 0 और π/2 के बीच में, y = sin x हमने फंक्शन ले लिया, तो इन 0 to π/2 के बीच में, देखो π/2 तो नहीं लेंगे, इसके बीच में लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अभी बाद में बात करते हैं। इन 0 π/2 के बीच में, यानी 0 भी ले सकते हैं और 0 के बाद π/2 के बीच में हम जो वैल्यू लेते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। y = sin x इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन अब π/2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग हो रहा है, देखिए ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग। तो π/2 से, इसको मैं ऐसे लिखेंगे, पाई तक ये y = sin x इज डिक्रीजिंग, ये तो सही है। अब आप देखिए यहां 0 से π/2 तक ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई तक क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अब कोई पूछता है कि 0 से π/2 के पाई के बीच में बताओ, 0 से पाई के बीच में बताइए। देखिए ध्यान से, तो देखो यहां से यहां तक पूरा हम अगर देखें, यहां से यहां तक, तो इन 0 से पाई तक, देखिए इसी 0 से पाई के अंदर ही 0 से π/2 तक इंक्रीज हो रहा, π/2 से पाई तक डिक्रीज हो रहा, तो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
0 से π/2 and strictly decreasing in π/2 से पाई तक. So function in 0 से पाई के बीच में neither increasing nor decreasing. ये चीज आपको अब समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक ही इंटरवल में दोनों हो रहा है. यानी इंक्रीज, कोई भी इंटरवल दिया, अगर उस इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा और डिक्रीज भी हो रहा, दोनों हो रहा, तो वो फिर दोनों सही जाता है. ना तो इंक्रीज उसको हम मानते हैं और ना हम इसको डिक्रीजिंग मानते हैं. तो अब हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये. मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट. कभी कभी क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे अगर कोई कहे फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. अभी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट. इसके बाद यहां पर इसकी थ्योरी है. देखिए, कोई भी फंक्शन, कभी कभी क्या है, इंटरवल नहीं दिया जाता है. कोई भी फंक्शन अगर किसी एक पॉइंट पे, अगर हमें चेक करना है कि ये किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे तो स्ट्रिक्टली ही होगा. तो अगर हमें ये चेक करना है किसी एक पॉइंट पर, देखिए और एक चीज ध्यान रखिए, अभी पीछे वाला एक पॉइंट था, तो आप केवल सिंगल अगर पॉइंट है, यानी इंटरवल नहीं होना चाहिए. अभी हमने पीछे जो है लिखा था थ्योरी, तो यहां पर उससे थोड़ा सा अलग है. अभी तक जो हमने थ्योरी सीखी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोनोटॉनिक और नॉन मोनोटॉनिक, तो उसमें इंटरवल में था. लेकिन अभी जो है हम लोग केवल अगर कभी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस अगर हम चेक करना है तो हम क्या करेंगे. देखिए, ये पॉइंट है x इक्वल टू a. तो अगर हम इसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब इसके अगल बगल, यानी x बराबर a से थोड़ा सा पहले, यानी यहां तक, और x बराबर a से थोड़ा बाद में, अगर हम ये चेक करते, देखिए x बराबर a से हमने थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू h ले ली, थोड़ी सी ज्यादा ली है. ये ग्राफ में हमें दिखाने के लिए हमने इतना बड़ा लिखा है. तो हमने x की वैल्यू, x बराबर a से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी. तो ये जो वैल्यू है यहां से, ये जो ऊंचाई है, ये क्या हो जाएगी, f a प्लस h. ये होगी, है ना, ये होगा f a प्लस h. ठीक है, एफ ए प्लस एच. और यहां की जो वैल्यू है एफ ए है ये, तो देखो एफ ए प्लस एच, ये वाली वैल्यू हो गई. देखो यहां पर वाई एक्सिस पर ये वैल्यू आ रही. एफ ए पर देखो ये वाली वैल्यू है. एफ माइनस, देखिए यहां से यहां पर तक की वैल्यू माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच, ये जो है एफ ए माइनस एच, यही है. तो इसकी वैल्यू यहां पर है. तो अगर हम इसको यूं लिखते हैं कि एफ ए माइनस एच सबसे बड़ा है और इससे छोटा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, और इससे भी छोटा है फंक्शन की, उससे थोड़ी सी आगे जो वैल्यू हमने ली उससे भी ज्यादा है. तो यानी ये जो फंक्शन एफ बराबर ए पर है, ये बीच का फंक्शन हो गया. तो अगर ये बीच में हो, सबसे पहला वाला जो है सबसे बड़ा है और लास्ट वाला सबसे छोटा है, तो इसका मतलब अगर बड़े से छोटे की तरफ जा रहा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ये आयत x इक्वल टू ए कहलाएगा। और अगर मान लीजिए दिया होगा, ये देखिए डिक्रीजिंग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयत x बराबर ए। चलो एक ही डायग्राम है। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि डिक्रीजिंग का भी हो सकता है ये, जैसे यहां पर इसको हमने अगर बनाया देखिए, अब इसमें दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। जैसे डिक्रीजिंग था वैसे इंक्रीजिंग भी हो सकता है ऐसे। तो कोई पॉइंट ये दिया है x इक्वल टू ए दिया है, x इक्वल टू ए दिया है। अब इसके पहले वाली वैल्यू हम क्या लेंगे, यहां से यहां तक माइनस एच लेंगे, तो ये ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, a माइनस एच। तो ये जो पॉइंट आएगा यहां पर आएगा, ये आ गया पॉइंट। ये जो पॉइंट है एफ ए, तो ये वाला पॉइंट देखिए इधर आ गया, और इससे थोड़ा हमने आगे पॉइंट ले लिया, थोड़ी सी दूरी, बहुत ना के बराबर ये दूरी होती इसको। तो ये जो फंक्शन है एफ ए प्लस एच, इसकी हाइट बाहर आ गई। अब आप देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटा एफ ए माइनस एच, सॉरी एफ ए माइनस एच, देखिए, फिर उससे बड़ा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या है एफ ए, फिर उससे भी बड़ा एफ ए प्लस एच है। देखिए ये जो चीज है यहां पर उल्टा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो बराबर वैल्यू आती है केवल एक पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। अब आप देखिए एक पॉइंट पे कब क्या होता है, देखिए जरा, अगर इंटरवल होगा तो उसको हम नहीं लेंगे। एक पॉइंट यानी यूं कह सकते हैं हम कि बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट हो सकते हैं जिस पर वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन वो डिस्क्रीट पॉइंट के इंटरवल नहीं होने चाहिए। वो डिस्क्रीट पॉइंट का मतलब अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। तो ये चीज जो है थोड़ा करने में समझ में आएगी। अब आप देखिए, हाँ अभी एक चीज हमें आपको बतानी है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यानी डिफरेंशियबिलिटी के विषय में बात हो रही है कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो भी हम उसको, वो इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग हो सकता है। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। दोनों को हम साथ में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जो कंटिन्यू वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो होता है उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसका ग्राफ देखिए, अभी अभी जो आपने देखा इस ग्राफ पे आपने अगर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो शार्प एज होती है, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर होता है, देखिए ऐसे जैसे होता है, ये जो कॉर्नर है ये पॉइंट, इसको अगर हम देखते हैं तो इसको कस्प बोलते हैं।
मैथमेटिक की भाषा में। तो ये नोक कहीं अगर निकली है, ये जो नोक है अगर कहीं पर निकली है तो इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल एट इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो ये कर्व देखो ये भी ऐसा ही है, ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा क्योंकि इस पे भी यहां पर एज निकली हुई है, थोड़ी सी नोक निकली हुई है, तो ये कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो है क्या होगा, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। देखिए एफ ए माइनस एच सबसे छोटा, इससे बड़ा एफ ए और इससे भी बड़ा एफ ए प्लस एच, तो ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हम लिख सकते हैं। ये इसी तरह से डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं है या कंटीन्यूअस है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे। ये हमें ध्यान होना चाहिए, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल ले लें तब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, यानी कि फंक्शन ये है, ये वाला फंक्शन है, ये क्यूबिकल पैराबोला कहलाता है, क्यूबिकल पैराबोला। ये एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश वाई, ये हमें थोड़ा समझना है। अब अगर इसका हम देखिए, इसका हम dy बाई डी एक्स निकालें, ये थोड़ा मैं इसको समझा दूं फिर इसके बाद ये पॉइंट करते हैं, क्योंकि ये अभी आपको dy बाई डी एक्स समझा देंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज अभी नहीं करेंगे, अब पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, कॉन्सेप्ट जो है। देखिए यहां पर अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये चीज जो है ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो, इफ द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन function is strictly increasing in given interval, or if function is dy by dx is less than 0 then function is strictly decreasing monotonic in given interval। तो ये जो dy by dx जो आया है ये कहां से आया, अभी अभी हमने आपको पहले पढ़ाया था कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसे बढ़ रहा है तो देखिए यहां पर x1 है, यहां पर इसको बड़ा कर लेते हैं y, ये 0, यहां पर x2 है, इसकी जो हाइट है ये fx1 है, इसकी हाइट fx2 है। अब हम देखते हैं कि ये x1 x2 is greater than x1 implies fx2 is greater than fx1, ठीक है। तो अगर हम x1 इधर लाते हैं, x2 माइनस x1 implies is greater than 0, fx2 minus fx1 is greater than 0। दोनों वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं fx2, इसको हम ऐसे, इसका जो डिफरेंस है इसको डेल x लिख सकते हैं।
और इसका जो डिफरेंस है इसको हम डेल वाई लिख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर डेल एक्स क्या हो जाए बिल्कुल जीरो के करीब, यानी जो ये जो डिफरेंस है x1 और x2 बिल्कुल पास में आ जाएं, मतलब x2 x1 की तरफ बिल्कुल उसके बिल्कुल करीब आ जाए, लेकिन उसके बराबर ना हो, बिल्कुल करीब आ जाए, यानी इनके दोनों का डिफरेंस बहुत कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर डेल एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो, इफ डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो इसी को हम क्या कह देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन function is strictly increasing। इसी तरह से हम दूसरा भी बोल सकते हैं, यानी अगर मान लीजिए दूसरा है कि कोई भी फंक्शन दिया है इस तरह से और वो डिक्रीजिंग है, तो यहां पर भी हम देखिए, यहां पर कोई पॉइंट है, ये x1 है, x1, ये x2 है, इसकी जो वैल्यू है fx1 है, इसकी जो वैल्यू है fx2 है। ये देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें फिर हम वही करते हैं, क्या x2 इज ग्रेटर देन x1 implies fx2 इज लेस देन fx1। ध्यान दीजिए, ये x2 तो x1, देखिए इतनी दूरी से ये दूरी तो ज्यादा है, लेकिन जो fx2 है वो fx1 से छोटा हो गया, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन जीरो, और इसको fx2 माइनस fx1 इज लेस देन जीरो। तो इसका डिफरेंस डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका जो डिफरेंस डेल वाई इज लेस देन जीरो। तो अगर हम डेल वाई में डेल एक्स से डिवाइड करें तो किसी निगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगी, ये निगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसकी लिमिट ले लेते हैं डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो है ना डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये किस में बदल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये निगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन जीरो, तो ये लेस देन जीरो लिखा। फिर इसको हम यहां लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। इफ फंक्शन इज strictly decreasing, then dy by dx is less than जीरो। ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप समझें। अब इसको ये देखते हैं कि है क्या चीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें।
ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहां पर हमने ले लिया डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमने x, ये y, ये 0, ठीक है, एक्स वाई, ये हमने दो फंक्शन ले लिए। ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, हमने दो फंक्शन ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा। किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो x का जो कोएफिशिएंट होता है ये m होता है, और c क्या होता है, 4 होता है। तो हमें यहां पर m से मतलब है, तो m यहां पर 3 है। तो ये जो कोएफिशिएंट होता है ये असल में ये लाइन जो है कितने डिग्री x एक्सिस से एंगल बना रही है वो ये रिप्रेजेंट करता है। यानी m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो ऐसे बन रहा है, और ये जो एंगल बना रही है ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m है। और ये जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट रहा है ये इसी होता है। तो अब यहां पर एक चीज हम ध्यान देते हैं कि इसका जो एंगल है, अब आप थोड़ा सा और देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब जाके बात करते हैं और भी, है ना, ठीक है। अब आप एक कर्व देखिए, ये जो है, याद होगा आपको क्या नाम, मॉडुलस। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये फंक्शन का डायग्राम है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसका क्या मतलब होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू मॉड जो है हट जाएगा, x आ जाएगा। इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड हट करके माइनस x आ जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है ये तो पॉजिटिव x है, और ये माइनस x है। तो असल में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 इंटू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। देखो x का कोएफिशिएंट 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 या पाई बाई 4। तो ये एंगल कितना हो गया, यानी कि ये जो है ये x एक्सिस, ये जो लाइन है वो कितने एंगल से झुकी हुई है, 45 डिग्री से। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री से झुका हुआ है, ये 135। देखिए माइनस एक्स का मतलब होता है -1 इंटू एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू -tan 45, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो ये हम अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एंगल क्या होगा, π-π/4। यानी क्या हो जाएगा, ये 3π/4। 3π/4 का मतलब 540/4, 4 1 जा, 4 3 जा, 4 5 जा, 135 डिग्री ये आया। तो देखिए इसका स्लोप -1 है। अब आप एक चीज मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो क्या चीज है। अब आप देखिए इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाएं, आप चाहे इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे OA
यहां पर ओ बी, यहां पर ओ सी, यहां पर ओ डी। ओ ए का जो स्लोप है ये 45 रहेगा, ओ बी का भी स्लोप 45 रहेगा, ओ सी का भी स्लोप 45 रहेगा, ओ डी का भी स्लोप 45 रहेगा। यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यानी इस लाइन का जो स्लोप है, झुकाव है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो हर पॉइंट पे, देखिए यहां से अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो यहां से तक वो ओ ए लाइन हो गई, तो ओ ए लाइन का जो स्लोप है वो क्या है 45। अगर हम ओ बी लेते हैं यहां से यहां तक तो भी ये 45 आएगा, सी पर लेते हैं तो भी 45, डी पर लेते हैं तो भी 45। इसी तरह से अगर हम माइनस एक्स की वैल्यू लेते हैं, ये यहां पर क्या होगा 135, यहां पर भी 135, यहां पर भी 135। तो ये कांस्टेंट स्लोप है, यानी स्लोप चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो स्लोप होता है, जो हम एंगल लिखते हैं, असल में इसी चीज को हम tan थीटा को ही हम dy बाई dx या स्लोप है एंगल मेड बाई a line with positive direction of x axis, इसको बोलते हैं। ये dy बाई dx भी होता है, लेकिन ये यहां पर dy बाई dx क्या है, कांस्टेंट है इस लाइन का। ठीक है, लेकिन और ये अब यहां पर देखिए, अब ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एंगल है, ये निगेटिव है। अब यही चीज मैं आपको यहां पर थोड़ा समझाता हूं। अब आपको ये समझ में आएगा अगर आपने इसको समझ लिया तो, और एक्टिंग किया है तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए यहां पर देखिए, किसी भी पॉइंट पे आप कोई टेंजेंट खींच दे। देखिए टेंजेंट किसको कहते हैं, अ लाइन विच टचेज अ कर्व एट अ पॉइंट, एट वन पॉइंट, एट यूनिक पॉइंट। किसी भी कर्व को कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट पे टच करे तो हम उसको टेंजेंट ऑफ दैट लाइन एट दैट पॉइंट बोलते हैं। तो वो जो पॉइंट है जिस पे वो टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु। लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जो टच करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अभी यहां पर देखिए ये यहां पर हमने एक लाइन खींची ऐसी लंबी सी, मतलब ये लाइन खींच दी हमने। देखिए ऐसे लाइन खींच दी हमने लंबी सी। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम थीटा बोलेंगे, tan थीटा या dy बाई dx यही बोलेंगे। अब ये जो है ये हमेशा क्या होगा, 90 से हमेशा छोटा होगा ये एंगल। देखिए ये इंक्रीजिंग कर्व है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए जो इंक्रीजिंग कर्व कभी भी होगा तो ये जो एंगल है, आप यहां पर जो एंगल बना रहे थीटा, ये 90 से कम होगा, और 90 फॉर लेस देन 90 tan थीटा और dy बाई dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप 90 से अगर छोटी वैल्यू होगा तो उसके tan थीटा की वैल्यू या dy बाई dx हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये एंगल चूंकि 90 से हमेशा छोटा बना रहता है। अब इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ले लिया तो ये लाइन आ गई, इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लिया तो ये लाइन आ गई, इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लिया तो ये लाइन आ गई। यानी जितनी भी ये लाइन है, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, ये थीटा 4 एंड सो ऑन, और भी। तो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 डैश 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 थीटा की n, ये सब ग्रेटर देन 90
तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, है ना, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया कि इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी होगा तो उसका एंगल 90 से हमेशा कम होगा, अर्थात उसका जो टेंजेंट की वैल्यू होगी यानी tan थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देख लीजिए tan 90 की वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, 90 से हम छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे tan 45 है तो 1 आएगा, tan 30 है √1/√3 आएगा, tan 60 है √3 आएगा। तो देखिए आप, ये सब पॉजिटिव वैल्यू हैं, 90 के अंदर जो भी आएंगी सब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब जब भी कभी फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उस पर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस हमेशा एंगल जो बनाता है वो 90 से हमेशा छोटा होता है, यानी एक्यूट एंगल होता है, जिसकी वजह से tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, या हम उसको tan को ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब वो dy बाई डी एक्स यानी जो एंगल है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो ये चीज जो है, अब ये हमें ध्यान रखना, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर डिक्रीजिंग है तो देख, अभी आप देखिए एक चीज और, पहले वाले ग्राफ में हमने अभी थोड़ा सा ये बताया था, ये वाला, इसका जो एंगल है वो तो कांस्टेंट था, लेकिन इसका एंगल कांस्टेंट नहीं है। इसका एंगल देखिए, ये कर्व ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इसका एंगल भी बदल रहा है, तो ये वेरिएबल एंगल है, तो इसलिए इसमें और इसमें बड़ा अंतर है। तो ये हमें इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल अब आप देखिए, इसको देखो, अब यहां पर हमने कोई पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ध्यान दीजिए, ए पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ये एंगल, अब देखो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये θ1 इज ग्रेटर देन 90 है। यहां पर भी हम अगर पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये भी जो एंगल बनाएगी ये θ2 ग्रेटर देन 90 होगा। ऐसे हम कोई पॉइंट ले लें, ये ले लें, तो यहां से जाके यहां पर क्या बनाएगी, θ3 ग्रेटर देन 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो टेंजेंट होता है, असल में dy बाई डी एक्स जो हम पढ़ते हैं वो टेंजेंट है, यानी किसी भी कर्व के ऊपर किसी जनरल पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालें तो इसी को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो ये जो है ये टेंजेंट है, तो इसका टेंजेंट हमेशा 90 से ज्यादा होगा। तो फॉर ग्रेटर देन 90 tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 0 और dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। तो यानी ये मतलब हुआ इसका। तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें भी है, देखिए ये चीज जो है इसमें भी ये बात हो सकती है, जैसे ये सिमिलरली जो दिया है ये वैल्यू, तो इफ dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी नॉन मोनोटॉनिक हो गया। इसी तरह से इफ dy बाई डी एक्स इज लेस आर इक्वल देन 0 तो देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग यानी ये भी नॉन मोनोटॉनिक हो गया।
अब आप इसका ग्राफ भी देखें जरा, एक ग्राफ बता देते हैं ना, बस देखिए जैसे ये ग्राफ यूं जा रहा, तो देखिए यहां पर हमने कोई टेंजेंट खींचा, ये तो हमने बना दिया इसे डायरेक्ट, ध्यान दीजिए। अभी इसको मैं आपको समझाता हूं ना, बिल्कुल सिंपल है, और थ्योरी जब क्लियर हो जाती है तो सवाल बिल्कुल सिंपल आ जाएंगे ना। ये देखिए अब इस पॉइंट पे वही गलती फिर, देखिए ये ग्राफ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, तो देखिए ए से बी तक dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, और यहां से सी तक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। देखिए ये चीज जो है यहां पर एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर देखो y बराबर कोई फंक्शन दिया रहता है f(x) बराबर 3, तो अगर इसका dy बाई डी एक्स निकाले तो क्या आएगा 3, 0 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां से यहां तक कोई वैल्यू नहीं हुई तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो ये dy बाई डी एक्स 0, ये ग्रेटर देन 0। अगर तो ये नॉन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग केवल, तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 ये होगा। और अगर ऐसे होता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें जो है dy बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं, जैसे ये है, तो और इसमें ले लेते हैं यूं, देखिए ए से बी तक, यहां लिख दिया हमने ए से बी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। यहां पर dy बाई डी एक्स इज बराबर 0, और यहां पर लेस देन 0। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो हमने इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये एक ही डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए। तो समझाने के लिए हमने ऐसे बनाया, ऐसा होता नहीं है कि कोई कर्व बहुत देर तक, ये तो पूरा इंटरवल हो जाएगा, एक पॉइंट होना चाहिए। अब एक चीज और देख लें आप, उसके बाद फिर ये वीडियो चूंकि बड़ा हो गया है, तो अब इसके बाद जो है जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं वो सवाल हैं उनको करवाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब दिया है, अगर इसका हम dy बाई डी एक्स निकालें तो 3x स्क्वायर आएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा ये। अब देखिए, अब मान लीजिए dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा देखना, ये कर्व ऐसे है, यानी x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है जहां पर y बराबर 0 है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, केवल कर्व dy बाई डी एक्स बराबर 0 आ रहा है, यानी x बराबर 0 पर देखो ये dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर है हमारे पास। अब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यानी केवल कर्व जो हमने इतना बड़ा ऐसे बनाया था, मतलब ऐसे इंक्रीज हो रहा फिर ऐसे, ये इतना इंटरवल नहीं बनाएगा, ये केवल एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, लेकिन हमने समझाने के लिए बनाया है। तो यहां पर केवल एक पॉइंट होना चाहिए, या डिस्क्रीट पॉइंट एक से अधिक पॉइंट हो लेकिन अलग अलग हो, वो उनका
क्या कह सकते हैं, इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो x बराबर 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर dy बाई dx बराबर 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर 0 और dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इस पूरे कर्व के लिए हो गया, क्योंकि देखो कर्व हमने यहां से लिया यहां तक, तो यहां से यहां तक एक पॉइंट ऐसा है जहां पर x बराबर 0 पर एक dy बाई dx 0 हो गया। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, यहां पर dy बाई dx बराबर 0, यहां पर dy बाई dx ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है dy बाई dx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो गया। तो ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कठिन वाले सवाल होते हैं जो पूरी थ्योरी क्लियर कर देंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर सवाल आने लगेंगे। ये है। वेरी वेरी थैंक यू, and you are all requested to subscribe, like and share, and if you have any comment then you have to comment. Your comments will be always welcomed. Thank you very much, and we will recently meet next video 6.2 exercise NCERT book। ये जो थ्योरी है बेटा, हमने इसको पूरा मतलब सभी लेवल के लिए, इंजीनियरिंग लेवल के लिए हमने सब पूरा तैयार कर दिया है। सवाल में केवल 6.2 का बताऊंगा, क्योंकि अभी केवल एनसीईआरटी के बुक के सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम जेईई के सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी तो एनसीईआरटी के सवाल होंगे, ठीक है।